22 gram of CO2 from 22 grams of CO2 ठीक है ना, 3 into 10 की पावर 22 molecules of CO2 are removed. ठीक है, I am repeating again, from 22 gram of CO2 3 into 10 power 22 molecules of CO2 are removed. Calculate है ना, mass and moles of remaining CO2. Calculate mass and moles of remaining CO2. पहले टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे. यार बेटा तूने पहले सही कर रहा था, अब क्या होता जा रहा है तेरे को? मॉलिक्यूल्स ऑफ सी ये करेक्ट वर्डिंग है. ये ठीक है. अब तो सी पे क्यों जा रहा है? आप रिमूव किसको कर रहे हो? सर जैसे पहले अपन सी के क्यों निकालोगे जब मैंने किसके दिए हैं आपको? मैंने दिए किसके हैं? तो फिर आप CO2 पे ही जाओगे, और CO2 के फिर एटम्स नहीं होंगे, फिर क्या होंगे उसके? तो इसलिए कह रहा हूँ ना, पहले सही कर रहा था, अब क्या हो गया? एकदम गड़बड़ करना क्यों चालू कर दी? नहीं, अब ये कहां से आया 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स? कैसे आई ये? गिवन मास से निकालना पड़ेगा ना बेटा मॉलिक्यूल्स. हैं? ठीक है, बिल्कुल सही. ये मोल्स हैं. अब इसको बदलेगा किसमें? मॉलिक्यूल्स में. अब सही कर लो. 1/2 into 6 into 10 power 23 मतलब 3 into 10 की पावर 23 है ना. अब माइनस करेंगे. हैं? 10 कैसे आएगा? बचा हुआ सीधे आंसर बोल रहा. 30 में से 3 माइनस भी तो होगा ना. 27 इंटू देख, सबसे पहले मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ moles of CO2 निकालने. It is 22/44, that is 1/2. ठीक है ना. After that you have to calculate molecules of CO2. तो अब CO2 के जो molecules हो गए वो कितने हो गए? 1/2 into 6 into 10 की पावर 23, that is 3 into 10 की पावर 23. ठीक है. अब आपको निकालना है molecules of CO2 remaining है ना. दैट इज 3 into 10 की पावर 23 minus 3 into 10 की पावर 22 है ना. तो अगेन यू आर डूइंग रॉन्ग इन द सब्ट्रैक्शन. ये यहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन होगी बेटा. तो जब आप साइंटिफिक कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द पावर सेम.
तो मुझे 10 की पावर 22 बनाना था दोनों को, और वो बनाने के लिए ये कितना हो गया 30। अब 10 पावर 22 कॉमन निकल आएगा, 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरा 27। मतलब आई कैन राइट इट एज 2.7 इंटू 10 की पावर कितना 23 वापस है ना। दिस इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 विच रिमेन्स इन द कंटेनर। नाउ आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर मुझे मॉलिक्यूल्स पता है तो मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, इस गिवन मॉलिक्यूल्स की नंबर को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, एवोगाड्रो नंबर से। अगेन 6 इंटू 10 की पावर 23, ये भी आपका कैंसल, इसलिए ये हो जाएगा कितना आपका, है ना, ये भी हटा दो, 0 कर दो, दैट मीन 9/20। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग। और साथ में आपसे बोला है कि मास भी बताओ रिमेनिंग, तो 9/20 इंटू 44, तो है ना ये आपका 2.2, सो इट इज 19.8 का। तो सिस्टमेटिकली करेंगे, बिल्कुल 2 लाइनों में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी हमारी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल 6 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, 6 into 10 power 23 atoms of helium are removed. ठीक है, find out moles of helium left. Find out moles of helium left. ठीक है, and also calculate mass of carbon which contains same number of atoms as left over in the sample. ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, देखो अब क्या करना है, तो अब इसकी मैं अल्टरनेटिव अप्रोच भी बता दे रहा हूँ ना। सही करा है आपने। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 48/4 कितने 12, है ना। दिस इज ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
हीलियम, तो NO लिख दिया मैंने। अब आप जब आपसे फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट बोला है तो आप मॉलिक्यूल्स में जाओ मत, आप सीधे नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड निकाल लो। कितने एटम्स निकाले आपने? 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको अगर मैं 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता पड़ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने मोल्स रिमूव हो गए? 1। तो दैट मीन नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग कितने हो गए? 12 माइनस 1 11। तो यू कैन सी योर अप्रोच कि आपने खूब क्या कर दिया, उसको लंबा कर दिया, है ना। तो हमारे पास एक अप्रोच ये भी है जो आपने लगाई है। तो मैं एक नेक्स्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि वर्सेटाइल अप्रोच होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, कि आप ये अप्रोच भी लगा सकते थे, प्रॉब्लम शॉर्टकट में जल्दी हो जाती। 11 मोल बाकी है बेटा। हीलियम किस नेचर का है? मोनो एटॉमिक। कार्बन भी किस तरह का है? मोनो एटॉमिक। तो अगर एटम्स दोनों के सेम है दैट मीन, है ना, मोल्स भी क्या होने चाहिए? सेम, बिकॉज बोथ आर मोनो एटॉमिक। So number of moles of helium should be equals to number of moles of carbon. So हमसे तो मास पूछा है बेटा, तो 12 into 11 मतलब 132 ग्राम। ठीक है। तो कल के जो क्वेश्चन करे थे कि एक का दिया हो दूसरे का मास पूछे, या ये रिमूव करने वाले क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो तो बस फिर आगे बढ़े हम लोग। कैलकुलेट, है ना, mass of Glauber salt, calculate mass of Glaubers, GLAUBERS apostrophe ऐसे आपका Glauber salt। इसका फॉर्मूला होता है हमारा Na2SO4 डॉट 10H2, है ना। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4 डॉट 10H2 रिक्वायर्ड, है ना, विच कंटेंट्स, है ना, 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, विच कंटेंट्स 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मूले में Na2SO4 डॉट 10H2O, इस 10H2O को ही हम लोग, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इसी को आप क्या बोलते हो? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक। तो आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझो, क्या बोलना चाह रहा है और क्या जवाब होगा हमारा। इसका कितना मास ले लें ताकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास 180 ग्राम। देखो, ये तो सुना होगा आपने, किसी भी हाइड्रेटेड कंपाउंड को अगर आप गर्म करोगे, है ना, अभी जब हमारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चालू होंगे तब हम लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे, बस है ना। अभी तो मोल को समझ रहे हैं। किसी भी वाटर ऑफ हाइड्रेटेड, मतलब किसी भी कंपाउंड को विच कंटेंट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज व्हेन हीटेड इट लूजेस वेट, है ना। क्यों वेट लूज करता है? जैसे ही आप इसे गर्म करोगे ये Na2SO4 प्लस 10H2 इसमें टूट जाएगा बेटा, ना, और इसकी वजह से क्या होगा? आपका वेट लॉस होगा, है ना। अभी वो क्वेश्चन नहीं है, बट जस्ट में आई एम गिविंग यू द आइडिया कि
ये वेट लॉस के क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं हमारे, ठीक है ना। अब अगर आपसे बोला गया है कि इसके 180 ग्राम है बेटा, तो 180 ग्राम का मतलब कितने मोल्स हो गए? 10 मोल्स। अगर उसके 10 मोल हैं तो इसका कितना मोल होना चाहिए? अगर वाटर के 10 मोल्स हैं तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4.10H2? 1, क्योंकि है ना किस रेशियो में? 1:10। इसके 1 मोल्स है, उसके 10 मोल्स बन रहे, मतलब इसके 10 मोल्स के लिए इसका 1 मोल होना चाहिए। तो बस ये इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है बेटा, तो 1 को बस आपको इसके किससे मल्टीप्लाई कर देना है? मोलर मास। अब Na2SO4 का कितना मास हो जाएगा? 96 प्लस 46, मतलब नहीं 96 प्लस 46 142, और ये 180, मतलब नेट हो गया कितना? 342। इसलिए आपका आंसर भी हो जाएगा वेट का 342 ग्राम। आंसर आंसर आ गया था। हाँ, तो मतलब एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि आप ग्लोबल सॉल्ट का कितना मास ले लो ताकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का 180 ग्राम मिले आपको। तो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का 180 ग्राम मतलब 10 मोल चाहिए, तो ग्लोबल सॉल्ट का मुझे 1 मोल चाहिए, और 1 मोल का मास कितना हो जाएगा मेरा? 342 ग्राम। ठीक है, चलो। तो नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एवरेज एटॉमिक मास, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एएम बुलाएंगे, एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज एटॉमिक मास? मुझे पता है कि बोरॉन जैसे बात करूं बेटा, तो बोरॉन नेचर में इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटॉप्स। इसका पहला आइसोटॉप कितना कौन सा होता है? B10, और दूसरा आइसोटॉप होता है कि आपका B11। तो बोरॉन जो है ना, ये इसके नेचुरल आइसोटॉप्स है, ठीक है। और B10 का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 20% होता है, जबकि B11 का परसेंटेज कितना होता है? 80%। तो वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप्स इज नोन एज क्या? आपका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो पहले आप डेफिनेशन लिखना हमारा, वेटेड एवरेज ऑफ है ना, वेटेड एवरेज ऑफ एलिमेंट्स, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, पहले एटॉमिक मास डाल देना, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, naturally occurring isotope is known as average atomic mass। ठीक है ना। और इस वजह से जो AM का हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज है ना, सपोज समेशन ऑफ ऊपर जो होता है ना, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 1 into atomic mass of percentage of isotopes into atomic mass, नीचे है ना समेशन परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स। आप ये सिंपल सा अपना फॉर्मूला बता सकते हो, ठीक है ना, वेयर AI stands for atomic mass of isotope, है ना, और II stands for isotopes, ठीक
ठीक है ना, जो भी आइसोटॉप ले रहे हो उसका परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास, ऊपर उसका समेशन, नीचे पर सभी आइसोटॉप्स के परसेंटेज का समेशन। नीचे वाली वैल्यू तो नॉर्मली हमेशा कितनी होगी बेटा, 100 ही होगी, क्योंकि सबका सम तो जैसे 20 है 80 है, तो 20 प्लस 80 कितना होगा 100। नीचे तो 100 ही होना, ऊपर वाली वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे पहला क्वेश्चन अब आपको यही दे रहा है ना, कि बोरॉन कंटेन्स 2 आइसोटॉप्स, boron contains 2 isotopes B10 and B11. Boron contains 2 isotopes B10 and B11. See, if their respective percentage are 20 and 80, then calculate एवरेज एटॉमिक मास, एएम लिख लेना शॉर्टकट में ना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा सीधे मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट का तो सॉल्यूशन। सो है ना, एवरेज एटॉमिक मास वी हैव टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 1 is 20 into atomic mass 10 plus percentage of isotope 2 that is 80 into उसका atomic mass that is 11 और नीचे 20 plus 80। तो मैंने अभी आपको just I have told you कि है ना, in the denominator always there will be 100 because summation of percentage will always be equals to 100. So 200 plus 880 divided by 100. So it is 1080 by 100. So it comes out to be how much? 10.8. हाँ, इसी वजह से होता है ना, नेक्स्ट एग्जांपल में उसी का बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज बेस्ड अपॉन बोरॉन, सेकंड इज ऑफ क्लोरीन, है ना। क्लोरीन आल्सो हैव्स 2 आइसोटॉप्स Cl35 and Cl37, है ना, ये उनके आइसोटॉप्स है, एंड द परसेंटेज इज Cl35 contains 75% Cl35 and Cl37 का परसेंटेज है 25%. अगेन द क्वेश्चन इज कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। What formula you have to apply? 75 into 25 plus 37 into 75 into 35 plus 37 into 25 divided by 100. ठीक है, you have to reduce your time in calculation also. You are doing wrong calculation. Why? You have to reduce your time in calculation also. If I am dividing this equation by 25, so 25 3 the 75, this will become 1, this will become 4. You are multiplying 75 with 35, which is taking very much time. Now I am multiplying only 35 into 3. 35 into 3 is nothing but how much? 105
plus 37 divided by 4, so it is 142 by 4, which is 35.5. So you have to reduce your calculation time also. You are multiplying 75 with 35, 37 into 25, and then you are adding, or in this way we can reduce our time in calculation also. तो आपको calculation में भी अपना time बचाना है ना. You have to must remember a rule. एक rule आपको ध्यान रखना है for objective point of view कि average atomic mass will always be in between the atomic mass of the given isotopes. ठीक है ना, ये एक मस्ट रिमेंबर रूल है कि वो हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के लिए शॉर्टकट में मुझे टाइम भी बचाना है, तो इट विल ऑलवेज बी इन बिटवीन 35 एंड 37. ठीक है ना. अगर दोनों का परसेंटेज सेम होता, ठीक है, दोनों का परसेंटेज सेम होता तो एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाता, 36 हो जाता. ठीक है ना. तो अगर दोनों का सेम होता, बट अभी किसका परसेंटेज ज्यादा है मेरा, CL35 का, तो डेफिनेटली मेरा आंसर CL35 के ही ज्यादा क्लोज आएगा. तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग आवर आंसर इज 35.5 विच इज क्लोजर टू किसके 35. तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बिकॉज इन द ऑब्जेक्टिव पैटर्न यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस. नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए बेटा. राइट नाउ वी आर डूइंग द सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, बट इन द एग्जाम 4 ऑप्शंस विल बी गिवन एंड यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग, है ना. कि इन द केस ऑफ 50-50% वेटेज द आंसर विल बी 36, बट नाउ सिंस द, है ना, percentage of 35 isotope is more, so my answer should be less than 36, that is towards 35. So there might be possibility कि in between 35 and 36 only one option is given. You can directly select that option and go ahead. ठीक है. तो अब इस बेसिस पर अगर मैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बताता हूं आपको, है ना. जैसे थर्ड क्वेश्चन सपोज मैं दे रहा हूं कि ए के 3 आइसोटॉप है ना, A10, A12 और A15, है ना. इसका 30% है, इसका 20% है, इसका 50%. बताइए, है ना. कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास. $13.9. 12.9. Yes. है ना. So our AM will be equals to 30 into 10 plus 20 into 12 plus, है ना, 50 into 15 and divided by 30 plus 20 plus 50. So you can reduce the zero, है ना. That is 129 by 10. So it will be 12.9. है ना. तो it is a must remember rule कि average atomic mass will always lie between, है ना, lowest atomic mass and highest atomic mass. So for objective point of view you can reduce your time. It will always lie in between lowest atomic mass to highest atomic mass, and it is closer to substance. It is closer to isotope, है ना, having high percentage. तो अगेन यू कैन सी कि 10 और 15 का एवरेज कितना होना चाहिए, 12.5, बट माय आंसर जो है वो 12.5 से ज्यादा आ रहा है, बिकॉज, ठीक है ना, A15 का परसेंटेज कितना है मेरे पास, 50%. ठीक है ना. तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एवरेज एटॉमिक मास पर होंगे कि आपको आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास परसेंटेज गिवन होगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उनका एवरेज एटॉमिक मास. एंड द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है. तो एक सेकंड क्वेश्चन लिखो रिवर्स टाइप का, है ना. रिवर्स क्वेश्चन ये है आपका, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस, average atomic mass of a substance, है ना, having 2 isotopes, having 2 isotopes of
atomic masses, having two isotopes of atomic masses, 470 and 600 AMU respectively, having atomic mass 470 and 600 AMU respectively, is 496 AMU. is 496 AMU, है ना. आपसे कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटॉप्स इन द सैंपल. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटॉप्स इन द सैंपल. हाँ करो. We have two isotopes of the substance I1 and I2. The atomic mass of first is 470 and second is 600. ठीक है. And average atomic mass we have already know कि ये हमेशा क्या होगा, दोनों के बीच में रहेगा. तो it is in between 470 and 600. तो now why are you confusing? अगर आप मान ले रहे हो कि पहले का परसेंटेज x है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का परसेंटेज कितना हो जाएगा है. आपने एक का x एज्यूम कर लिया, एक का y एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज. तो सिंपली द फर्स्ट आइसोटॉप इज x, सेकंड इज 100 माइनस x. सो आवर फर्स्ट अप्रोच इज 496 इक्वल्स टू 470 इंटू x प्लस 600 इंटू 100 माइनस x अपॉन x प्लस 100 माइनस x, दैट इज 100. Okay, so in this way you can solve this problem. ठीक है ना. From here you have to solve this particular equation and you have to get the value of x and it comes out to be 80 when you solve this. So that means the isotope 1 has 80%, isotope 2 has 20%. Okay, but in this way you require a lot of calculation. है ना. आपको ये पूरा क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा. यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय वेरी शॉर्टकट अप्रोच, है ना. वेरी शॉर्टकट अप्रोच. वेन एवर टू आइसोटॉप्स आर गिवन, देयर एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज. तो उसके लिए सीधा सा शॉर्टकट है परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 1, है ना, जिसका आप निकालना चाहते हो. दैट विल बी इक्वल्स टू, है ना, मॉड ऑफ एवरेज एटॉमिक मास
माइनस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 2 अपॉन, है ना, मॉड ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 2 माइनस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1 इंटू 100। ठीक है ना, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आपकी परसेंटेज वाली कोई भी प्रॉब्लम अभी जो आगे मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो खूब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ना। जिसका भी परसेंटेज निकालना है, नीचे ओरिजिनल नंबर के बीच का डिफरेंस होगा। जैसे पहले वाले का एटॉमिक मास कितना है 470 और दूसरे का 600, ठीक है ना। तो नीचे तो हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा। मॉड इसलिए कि कोई भी वैल्यू आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं। 130। अब बात आ रही ऊपर, तो ऊपर आपको अगर I1 का परसेंट निकालना है तो एवरेज एटॉमिक मास से डिफरेंस किसका लोगे, I2 का। I2 का निकालना होगा तो डिफरेंस किसका लोगे, I1 का। तो ये है कितना 496, और I2 मान लीजिए मैं 600 ले लेता हूं, तो 600 माइनस 496, है ना। वैसे लोएस्ट वाली वैल्यू लिया करो, ज्यादा बढ़िया होगा। तो 470 ले लेते हैं हम लोग। 496 माइनस 470 कितना, 26 इंटू 100। तो 26 से ये सीधे सीधे कितना 5, और 5 से ये कितना आपका 20। इट विल बी द परसेंटेज ऑफ किसका बेटा, 600 वाले का, ठीक है ना। और बाकी बचा हुआ 80% किसका हो जाएगा, I1 का। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अपने टाइम को काफी सेव कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना जेई में ऑलरेडी आ चुका है 2009 या 10 में। क्लियर, ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर आपके दो तरह के क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज देके एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा, या रिवर्स टाइप का एवरेज एटॉमिक मास देके परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर एवरेज एटॉमिक मास, इट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास, है ना। वो AAM था, ये AMM है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसमें लिखना है ना कि मास ऑफ 1 मोल, है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर containing, mass of 1 mole of a mixture containing more than one substance, containing more than one substance is known as, more than one substance is known as average molar mass, ठीक है। ये लिखना हमारा, इट इज नॉर्मली एप्लीकेबल, है ना, इट इज नॉर्मली एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, इट इज नॉर्मली एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। लाइक अगर मैं एयर की बात करता हूँ बेटा, तो वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, बट द मेजर कंपोनेंट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28। तो अगर मैं आपसे एयर का मोलर मास पूछूं, क्या एयर का मोलर मास 28 होगा? नहीं। 28 कब होता है एयर का मोलर मास? जब उसमें 100% नाइट्रोजन होती। क्या एयर का मोलर मास 32 होगा? नहीं। 32 कब होता है एयर का मोलर मास? जब उसमें 100% ऑक्सीजन होती। बट अभी एट प्रेजेंट वी हैव अ मिक्सचर ऑफ O2 एज वेल एज N2। तो इस वजह से जो एयर का मोलर मास होगा, अगेन हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ AM, एयर का जो मोलर मास होगा दैट विल बी इन बिटवीन 28 एंड 32। तो एयर का मोलिकुलर मास आपका 28 से 32 के बीच में होगा, ठीक है ना। अब व्हाट इज द एवरेज ऑफ 28 एंड 32? 30। एयर का मोलर मास 30 तब होता जब, है ना, when O2 and N2, है ना, have equal percentage। बट हमें तो पता ही है क्या दोनों का परसेंटेज इक्वल होता है? नहीं। किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का, है ना। तो बाय शॉर्टकट वी कैन से कि इफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज हाई
देन क्या होना चाहिए, मोलिकुलर मास ऑफ एयर जो होगा वो 28 से तो ज्यादा होगा बट 30 से कम होगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट अगर आप अप्रोच सीखते जाते हो प्रॉब्लम्स में अपनी, तो आपको कई सॉल्यूशंस, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रिलेटिवली आसानी होगी। तो एवरेज मोलर मास कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस where more than one gases are present, like for the example we are giving the example of air which contains a mixture of O2 and N2. It will also lie in between the molar mass of lowest gas to the molar mass of highest gas, ठीक है ना। और फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो अगेन एवरेज मोलर मास है ना, इट इज सिंपली लाइक मोलर मास, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले से मोलर मास का क्या फॉर्मूला होगा, सर जो गिवन जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इससे मोलर मास का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, तो मोलर मास का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। अब जब आपके पास मिक्सचर हो जाएगा बेटा, तो मिक्सचर के केस में क्या होगा, मास की जगह, गिवन मास की जगह कौन सा मास लोगे, टोटल मास, बिकॉज यू हैव मोर देन वन गैसेस। और नीचे मोल्स की जगह भी क्या ले लोगे, टोटल मोल्स, ठीक है ना। तो एवरेज मोलर मास का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, है ना, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। आप एक फॉर्मूला ये बोल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसी को बोल सकते हो, इट विल बी समेशन ऑफ Ni इंटू Mi, है ना, अपॉन समेशन ऑफ क्या, Ni। व्हाट इज द मीनिंग, इसका क्या मीनिंग हो गया, Ni क्या है आपका, सर वो नंबर ऑफ मोल्स है, और Mi क्या है, मास। है ना, मोलर मास। ठीक है, चलो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा बेटा। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक, अच्छा फॉर्मूला लिख लो पहले। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग, है ना। पहला है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग, हाँ, एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4, सेकंड है इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4, है ना, थर्ड है 2 मोल्स ऑफ O2, है ना, 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ SO2। Calculate average molecular mass of a sample containing these three are the different options. First one is equal moles of H2 and CH4, second equal mass of H2 and CH4, and third 2 moles of O2, 3 moles of CO2 and 5 moles of SO2. है ना, फर्स्ट इज 9, है ना। इन केस ऑफ इक्वल मोल्स, आप मान लो कि इसके भी मोल्स कितने हैं n, इसके भी मोल्स कितने हैं n, तो आपको बस अब क्या निकालना है, दोनों का मास, ठीक है ना। तो अगर इसके मोल्स n है तो मास कितना हो जाएगा, मोल्स को मास में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मोलर मास। तो ये 2n हो गया, ये हो गया कितना 16n, टोटल मोल्स आर, टोटल मास इज 18n, टोटल मास इज
total moles is 2n, so average molar mass is 18n upon 2n, so it will be equals to 9, है ना. अब फॉर द सेकेंड केस है ना, इनफैक्ट इसमें भी आप अपना रूल ध्यान रख सकते हो बेटा. 9 क्या है देखो, है ना, छोटे छोटे रूल्स बना के आपको सब्जेक्ट को इजी बनाना है, ठीक है ना. यू हैव टू लर्न द टेक्निक्स. 9 इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ 2 and 16. तो वेन एवर यू हैव इक्वल मोल्स, जब भी आपके इक्वल मोल्स होंगे, ठीक है ना, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एवरेज. ठीक है. अगर मैं क्वेश्चन और मॉडिफाई करूं कि इक्वल मोल्स ऑफ O2 and N2, ठीक है, तब आपका सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 28 + 30/2 मतलब 28 + 32/2 मतलब 30, सीधे एवरेज. अगर मैं क्वेश्चन और मॉडिफाई करूं, इक्वल मोल्स ऑफ, आपको मैं बोल दूं, है ना, CO2 H2 CO2 SO2 एंड SO3, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इन तीनों का एवरेज. CO2 का कितना 44 प्लस SO2 का कितना 64 प्लस SO3 का कितना आपका 64 + 16 मतलब 80 डिवाइडेड बाय नीचे 3. So it will become 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 188/3, that is nothing but 62.7 approximately, है ना. तो whenever you are getting equal moles, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इक्वल मोल्स के केस में हमेशा एवरेज होगा और इस तरह से आप शॉर्टकट में काम कर सकते हो. अब सेकंड और थर्ड के केस में बताइए क्या होगा. निकाल क्या सकते हो. मान लो ना, अगर आपसे इक्वल मास बोल रहा है तो आप इसका भी W उसका भी W मानो, तो टोटल मास कितना हो गया आपका 2W. अब आप इससे क्या करो, इनके मोल्स निकाल लो. तो अगर इसके अब मास पता हो और मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके. तो ये W/2, ये W/16, तो टोटल हो जाएंगे कितने, W/2 + W/16 विच विल बिकम्स, है ना, 9W/16 ऐड कर दूं. तब बस आप अपना AM एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा दो. टोटल मास दैट इज 2W अपॉन टोटल मोल्स दैट इज 9W/16. ये कैंसिल होके अवर आंसर विल बी 32/9, है ना. अब 32/9 आप देख सकते हो. अगेन इट इज इन बिटवीन किस किस के, 2 और 16, ठीक है. बट ज्यादा क्लोज किसके, हाइड्रोजन के. क्यों, है ना. इक्वल मास के केस में मोल उसके ज्यादा क्लोज होगा बेटा जिसका मोलर मास कम होगा. तो आप चाहो तो इसे भी रूल, है ना, क्योंकि छोटे छोटे रूल ध्यान रखोगे कि इक्वल मास के केस में हमारा जो एवरेज होगा, है ना, क्लोज टू गैस हैविंग लोअर मोलर मास, ठीक है. तो इस तरह से आप अपने शॉर्टकट छोटे छोटे रूल्स बना के चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो. इन केस ऑफ इक्वल मोल्स इट इज सिंपली एवरेज, और इक्वल मास के केस में इट इज, है ना. और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि अननोन में बच्चा खूब ज्यादा डर जाता है. तो हमें अननोन से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं. यहाँ पर भी अननोन था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका, कैंसिल. यहाँ पर भी W अननोन था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका, आपका कैंसिल हो चुका, है ना. थर्ड वाला बताओ जल्दी से.
सर टोटल निकालना है। एवरेज मोलर मास निकालना ना, क्वेश्चन तो ऊपर ही दे दिया है मैंने। हाँ, you just have to apply simply the formula है ना। क्या फॉर्मूला लगा दो क्या आप अपना, है ना, 2 इंटू 32 ठीक है ना, प्लस 3 इंटू 44 प्लस 5 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 10 है ना। तो दिस इज 64, दिस इज 132, 64 प्लस 132 196 प्लस दिस इज 320, तो 196 प्लस 320 है ना, इट इज हाउ मच 516 ओके डिवाइडेड बाय 10, so it will becomes 51.6 क्लियर। अब इसमें भी रिवर्स टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि अभी मैंने आपको क्या करा है, मोल्स वगैरह देके एवरेज मोलर मास पूछा है। रिवर्स टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, जिनमें एवरेज मोलर मास दिया होगा और आपसे परसेंटेज पूछेगा, है ना। जैसे ये नोट कर लो, फिर नया क्वेश्चन दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन is 36. Average molar mass of ozonized oxygen is 36. ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ozonized oxygen. First of all, you have to know the meaning of ozonized oxygen. What is the meaning of ozonized oxygen? है ना, O3 नहीं, ozonized oxygen मतलब मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन, दोनों का मिक्सचर है, उसको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोला जाता है। ओजोन कैसे बनती है ना, ओजोन इज फॉर्म बाय दिस रिएक्शन, 3O2 कन्वर्ट होता है किसमें, 2O3। तो जिसमें ऑक्सीजन भी हो और ओजोन भी हो, इस मिक्सचर को बोला जाता है कि हमारा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन होती तो मोलर मास कितना होता, 32। प्योर ओजोन होती तो मोलर मास कितना होता, 32 इंटू 3 नहीं, 16 इंटू 3 48। अभी मैंने कितना दिया है मोलर मास आपको, 36, मतलब डेफिनेटली इसमें कुछ ओजोन भी है और कुछ ऑक्सीजन भी। तो यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है।
भी ठीक है, खूब टाइम ले रहे हो बेटा। अब आप अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, यू कैन डू इट डायरेक्टली। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने क्या बोला आपसे, इसका मोलर मास कितना है 32, इसका मोलर मास कितना 48, नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 16, और ऊपर एवरेज से उसका डिफरेंस है ना, एवरेज से अपोजिट वाले का डिफरेंस। अगर आप ऑक्सीजन का निकालना चाहते हो तो आप एवरेज से किसका डिफरेंस लोगे, ओजोन का। अब एवरेज कितना दिया है मैंने आपको 36, और 36 और 48 का डिफरेंस कितना होगा 12, तो 12 इंटू 100 अगर आप इससे कर देते हो तो इमीडिएटली आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अभी आपने टाइम भी इतना लिया, उसके बाद भी गलत बता रहे हो मुझे आप, है ना। आंसर ये है, नीचे तो आपने सही लिया है, ऊपर गलत ले लिया। ऊपर एवरेज का और जिसका निकालना है उससे अपोजिट वाले का। अगर आप ऑक्सीजन का निकालना चाहते हो तो आप ओजोन का लोगे, और ओजोन का निकालना चाहते हो तो ऑक्सीजन का। नीचे तो ओरिजिनल डिफरेंस, ऊपर एक का डिफरेंस, ठीक है। है ना। सो गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास। इसके ऊपर भी थ्रू आउट फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और करना चाहो तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और दे रहा हूं, है ना। एवरेज मोलर मास ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग CO and CO2. Average molar mass of a sample containing CO and CO2 is 30. Sorry. Is 32. Calculate percentage of CO in the sample. Calculate percentage of CO in the sample. अगर आपको CO का परसेंटेज चाहिए तो आप CO2 से डिफरेंस लोगे ऊपर। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं सर, पर 100 में से माइनस कर देंगे। हाँ ठीक है, वो कर लेना। यूजुअल टेक्निक क्या होगी कि आप इसे x मानो और इसे कितना मानो 100 माइनस एक्स। फिर आप फॉर्मूले लगाओ, 32 बराबर 28 इंटू एक्स प्लस 32 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन नीचे x प्लस 100 माइनस एक्स मतलब 100। दिस इज यूजुअल टेक्निक, जिसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। बट अगर आप शॉर्टकट से जाना चाहते हो तो शॉर्टकट में परसेंटेज ऑफ, अगर आपको CO निकालना है, नीचे इन दोनों के मोलर मास का डिफरेंस, दिस इज 28, दिस इज 44, तो 44 में से 28 घटा दोगे तो 16। और अब अगर आप CO का निकालना चाहते हो तो यू विल टेक द डिफरेंस बिटवीन 44 एंड 32, दैट इज 12। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा कितना आपका 75%। परसेंटेज ऑफ CO विल बी 75। CO2 का पूछता तो कितना हो जाता 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज Gay-Lussac's law of combining volume. The next topic is Gay-Lussac's law of combining volume. लिखना स्टेटमेंट हमारा। द स्टेटमेंट इज गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम
है ना, provided all measurements should be made at constant pressure and temperature. Provided all measurements should be made at constant pressure and temperature. See? What is the meaning of that? Like if you are reacting the gases with it, H2 gas plus Cl2 gas, it will give 2HCl gas. In terms of mole concept, how will we pronounce this equation? 1 mole of H2 will react with 1 mole of Cl2 and gives 2 moles of HCl, है ना? तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट के टर्म्स में बात करोगे तो यू विल से 1 mole of H2 will react with 1 mole of Cl2 and gives 2 moles of HCl. बट अगर मैं गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम से जाऊं तो आई कैन ऑल्सो से, है ना, 1 volume of H2 will react with 1 volume of Cl2 and gives 2 volume of HCl, है ना, प्रोवाइडेड कि जो भी मेजरमेंट हो रहा वो, है ना, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर हो रहा, तो P और T हमारे लिए क्या रहे, कांस्टेंट रहे. तो इट इज सिंपली जस्ट 11th स्कूल एग्जाम टाइप क्वेश्चन कि आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग, है ना, या स्टेट द गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. तो यू जस्ट हैव टू मेंशन कि गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. जिस रेशियो में रिएक्ट कर रही है वही वॉल्यूम रेशियो होगा, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट शुड बी मेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट नोट डाउन एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. है ना, and this Avogadro hypothesis is applicable. Avogadro has already given one law. 1 mole of any substance contains 6.023 into 10 to the power 23 particles. That was applicable for solid as well as liquid as well as for gas. Now this hypothesis is applicable only for gases, and the statement, just note down the statement. Equal volume of all gases contain equal volume of all gases contain equal number of moles. Equal volume of all gases contain equal number of moles, provided, do not write provided, under similar condition of equal volume of all gases contain equal number of moles, है ना, under similar condition of pressure and temperature. Equal volume of all gases contain equal number of moles under similar condition of pressure and temperature. ठीक है, तो by this law you can simply write volume is directly proportional to what, number of moles, है ना. V is the symbol for volume, N is the symbol for number of moles, so we can directly say volume is directly proportional to number of moles, है ना, at what, constant pressure and temperature. बेसिकली दिस लॉ, है ना, 10th में शायद आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, पढ़ी थी क्या, PV इक्वल्स टू nRT, नहीं, चलो, है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती, गैसियस स्टेट में आएगा हमारा. दिस इज बेसिकली इससे रिलेटेड है. R कांस्टेंट है, अगर P और T को भी मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो V और N क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है ना. यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है STP. डू यू नो द मीनिंग ऑफ STP, है ना. STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो STP का मतलब है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कभी कभी आप इसे NTP भी बोलते हो, दोनों का मीनिंग सेम है. NTP में N आपका हो जाएगा बस नॉर्मल, तो जैसे STP है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब NTP हो जाएगा आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर.
ठीक है ना, दोनों का मीनिंग सेम है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग एज वेल एज द वैल्यूज। एसटीपी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या इन टर्म्स ऑफ केल्विन बोलोगे तो 273 केल्विन, और अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 180। स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, एक्चुअली देयर इज लिटिल बिट वेरिएशन, बट हम लोग कॉमनली जो फॉलो करते हैं दैट इज टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 180। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, सपोज आई एम टेकिंग 2 गैसेस एट एसटीपी, है ना, आई एम हैविंग इक्वल मोल्स ऑफ 2 गैसेस एट एसटीपी, देन will they have equal volume also? क्वेश्चन लिख ही लो चलो, है ना, कि if two gases have same moles at STP, if two gases have same moles at STP, then their volume will also be same, है ना, true or false? If two gases have same moles at STP, then their volume will also be same, true or false? Why? By Avogadro's hypothesis. ठीक है ना, if I am saying कि two gases have same number of moles at STP, that means I am keeping the pressure and temperature constant, as well as if they have same number of moles, then definitely their volume should also be same. So this statement is true. ठीक है ना, it does not depend upon the nature of gas. आपको nature of gas से कोई लेना देना नहीं कि वो ऑक्सीजन है कि CO2 है कि ओजोन है। अगर दो गैसेस के मोल्स STP पर सेम है तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है ना, और इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए एक हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आता है, उसे नोट कर लेना, है ना, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 1 mole of any gas at STP है ना, 1 mole of any gas at STP always occupies 1 mole of any gas at STP always occupies 22.4 liter. 1 mole of any gas at STP always occupies 22.4 liter. So it is a very important fact you have to remember. If you are taking 1 mole of gas at STP, it is equals to how many liters? 22.4 लीटर है ना। अगर 1 मोल 22.4 ले रहा है बेटा तो 2 मोल्स कितना लेगा? 2 into 22.4 दैट इज 44.8 लीटर। हाफ मोल अगर मैं आपको दे देता तो हाफ मोल कितना ऑक्यूपाई करता? हाफ इंटू 22.4 मतलब 11.2 लीटर। ठीक है, मतलब अगर आपको गैस के मोल्स पता हो तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम निकाल सकते हो, है ना। पहला क्वेश्चन छोटा सा ये कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। I have written 2 more questions. 80 gram of oxygen, 2.2 milligram of CO2 and 640 kg of SO2. है ना, calculate the volume of these 3 gases at STP.
55.5 है ना। फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप इसके क्या कर लो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। तो 80 अपॉन कितना 32, सो इट विल बी इक्वल्स टू 5/2। और फिर आप इसका क्या निकाल रहे हो बेटा, वॉल्यूम। तो 5/2 इंटू 22.4 विच इज इक्वल्स टू 56 लीटर। 55.5 नहीं 56 एग्जैक्ट आएगा, अप्रोक्सीमेट क्यों करोगे, आपने डिवाइड गलत करा है। 22.4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 11.2 होगा, इंटू 5 करोगे तो एग्जैक्ट 56 आएगा। अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। अगेन पहले क्या निकाल लूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स। 2.2 मिलीग्राम मतलब 2.2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना आपका 44, ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा आपका, तो 22 से ये सीधे सीधे 20, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर कितना -5 चाहिए। ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो वॉल्यूम के लिए आपको 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 22.4 लीटर मतलब 112 इंटू 10 की पावर -5 लीटर, जिसे आप सिंप्लीफाइड वर्जन में 1.12 मिलीलीटर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग इसलिए एमएल में भी हमसे बोल सकता है, तो इट इज 1.12 ml है। और इसमें भी ये 640 kg है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 640 इंटू 10 की पावर 3/64 है ना। ये सब कन्वर्जन आपको करने पड़ेंगे। सो इट इज 10 की पावर 4, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 22.4 इंटू 10 की पावर 4 लीटर, ठीक है। तो अगर आपको मोल्स पता हो तो आप उससे क्या कर सकते हो, वॉल्यूम गैस का निकाल सकते हो। कहां पर, KLSTP है ना। तो अभी हम लोग एट प्रेजेंट इन द मोल कॉन्सेप्ट, KLSTP मतलब 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना सीख रहे हैं। इसके अलावा प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, तो वी विल लर्न दैट फैक्ट इन द गैसियस स्टेट बाय यूजिंग PV इक्वल्स टू क्या आपका NRT, ठीक है। अब रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि अगर 22.4 लीटर हो तो कितने मोल, 22.4 लीटर हो तो कितने मोल 22.4 लीटर गैस का STP पर, तो कितने मोल हो जाएंगे। 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP गिवन हो तो कितने मोल हो जाएंगे। अरे एक मोल का वॉल्यूम कितना है, तो 22.4 लीटर देगा तो मोल कितने हो जाएंगे, तो फिर 10 कहां से आ गया, है ना। रिवर्स भी करवा सकता है, अगर आपको 22.4 लीटर गैस के दे दे तो मोल्स पूछ सकता है 1, उल्टा कर दे 44.8 लीटर दे गैस के तो कितने मोल हो जाएंगे, 11.2 लीटर दे दे तो कितने मोल जाएंगे, हाफ। तो रिवर्स भी हो सकता है। क्या कर रहे हो आप, जो भी वॉल्यूम आपको दिया गया है STP पर, आप उसको किससे डिवाइड कर दे रहे हो, जो वॉल्यूम दे रखा है उसको
नोट कर लो बेटा आप। और आप पहले रफ में ही करा करो यार, आप है ना रफ, आप इसके नोट करने के चक्कर में पूरे लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बिगड़ रही मेरी, ठीक है ना। फिर घर जाके तू नोट कर लिया कर, जिससे कल तक कर रहा था वो जल्दी करता था तो कहा, अब तो रफ फेयर, ठीक है। चल कल बढ़ेंगे यहाँ से आगे अपन।